तो हेलो नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये है वन शॉट, जो कि एनसीईआरटी का वन शॉट रहेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस वन शॉट का कुछ उद्देश्य है। पहला चीज तो ये वन शॉट जो रहेगा वो सभी स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम, चाहे 9th के, जैसे 9th के, क्योंकि ये 9th का है तो 9th के लिए, 10th का आएगा तो 10th के लिए, ऐसे ही हम लोग दोनों क्लास का कवर करेंगे एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद ये जो रहेगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको अगर बात किया जाए तो कैसे हम लोग कवर करेंगे, तो आपको बता दें, वन शॉट है, यानी एक ही वीडियो में एक पूरा चैप्टर हम लोग देखेंगे। साथ में अगर बात करें तो एक चैप्टर जो रहता है तो उसको हम लोग पूरे शॉर्ट में अच्छी तरीके से देखेंगे। यानी ये नहीं कि पता चले एक वीडियो हो जाए और एक वीडियो बहुत लंबा हो जाए, ऐसा नहीं। आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाते हुए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए बिना इंतजार के चलते हैं अपने पाठ की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तो हमारा 9वीं का कक्षा 9 के जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है उसका पहला जो हमारा पाठ आता है, उस पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें सबसे पहले अगर देखें तो आपको जायज़ सी इसमें होगी कि भाई हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में बात करें तो सबसे पहला चीज़ होता है कि पदार्थ होता क्या है। भाई हमारे आसपास तो पदार्थ बहुत सारे हैं, लेकिन पदार्थ क्या होता है इसके बारे में जानने की उत्सुकता होगी, या फिर जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे आसपास के पदार्थ कौन-कौन से होते हैं, किसको हम पदार्थ बोल सकते हैं। तो संसार की कोई भी ऐसी वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि वो जो द्रव्यमान जो वस्तु है वो क्या क्या करना चाहिए, स्थान घेरना चाहिए। अगर किसी भी पदार्थ में ये दो स्थितियां बनती हैं तो वो फिर पदार्थ कहलाएगा। अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसका द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती हो वो पदार्थ है। जैसे अगर उदाहरण के लिए बात करें तो जैसे बुक हो गया, किताब हो गया। किताब को अगर हम कहीं रखेंगे तो वो क्या करेगा, स्थान घेरेगा। जैसे हम मान लीजिए बात कर लेते हैं यहाँ पर चावल की, कोई भी खाद्य पदार्थ अगर ले लेते हैं, उसका द्रव्यमान होता है, वो भी हो गया हमारा। जैसे हम पानी की बात करें, वो भी हमारा स्थान घेरता है, पानी भी। मतलब कोई भी चीज है तो जो भी वस्तु हमारा स्थान घेरेगी तो वो क्या कहलाएगा, वो पदार्थ कहलाता है। बात करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। हम लोग इस पाठ में बात करेंगे तो हमारे आसपास के कौन से पदार्थ होते हैं। तो आपको भी जायज़ सी बात होगी कि हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ होते हैं। जैसे आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी मोबाइल से देख रहे हैं, वो भी एक प्रकार का पदार्थ है। आप अगर मान लीजिए ईयरफोन लगाते हैं, हेडफोन लगाते हैं, कोई भी चीज़, तो वो भी एक पदार्थ होता है। आप अगर कुर्सी पर या चेयर पर बैठे हैं, या फिर अपने कहीं भी अगर बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो बैठने जिस पर आप बैठे हैं वो भी एक पदार्थ ही है। अब आगे देखते हैं तो इस पाठ में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप देखेंगे, फिर देखेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, फिर पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण, फिर गलनांक, यहाँ पर क्वथनांक और ऊर्ध्वपातन के बारे में समझेंगे। फिर दाब परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। इसके बाद वाष्पीकरण देखेंगे, फिर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फिर शुष्क बर्फ। तो ये सब चीज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे पूरा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप जो हमारा है, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है ए वन शॉट। तो जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप है, पदार्थ के दो भौतिक स्वरूप हमारे बुक में दिया गया है। पहला क्या है कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, पदार्थ किससे, कणों से मिलकर के बना होता है। अब इसके बारे में अगर बात करेंगे भाई कैसे हम जानेंगे कि हमारा पदार्थ कणों से मिलकर के बना है या फिर कैसे बना है। तो सबसे पहले अगर उदाहरण के लिए देखते हैं तो एक बीकर में, ये मान लीजिए हमने इसमें पानी ले लिया और इसमें हम क्या करते हैं, चीनी या फिर नमक को घोल देते हैं।
ठीक है। तो जैसे ये हमारा इसमें पानी हो गया मान लीजिए, और इसमें हम क्या डालते हैं, किसी चम्मच के माध्यम से इसमें क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए हम नमक डाल देते हैं। तो अगर एक कणों से मिलकर के बना है तो पानी के भी कुछ कण हैं, ये हमारे पानी कैसे है, कण के रूप में है। चीनी भी हमारा कैसा है, या फिर नमक कैसा है, कण के रूप में है। तो जब कण से मिलकर के बना हुआ है तो ये भी पदार्थ इसमें आएंगे। ये जब घुल जाएगा तो क्या एक हो जाता है क्या, अगर हो जाता है तो ये भी कणों से मिलकर के बना हुआ है, घुल करके अगर एक हो गया तो यानी ये भी पदार्थ हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, पदार्थ है। क्योंकि एक कणों से मिलकर के बन रहा है, जो चीनी का हमारा कण है और जो पानी का हमारा कण है, ये दोनों मिल जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरा देखते हैं, तो दूसरा हमारा क्या है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या होता है, पदार्थ के कण जो हमारे होते हैं तो कैसे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो अब पदार्थ के कण हमारे अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसका कैसे हम लोग समझेंगे कि पदार्थ के कण हमारे अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो मान लीजिए एक इसके लिए भी हम गिलास ले लेते हैं और इसमें पानी भरा हुआ है, ये हमारा पहले मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें पानी के अंदर हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, कोई भी रंगीन पदार्थ इसमें डालते हैं। इसमें कोई भी रंगीन रंगीन पदार्थ का मतलब मान लीजिए जो आप लोग देखे होंगे आपके घर में यूज होता है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में नीला कलर का एक रंग होता है, जो कपड़े में चढ़ाने के लिए भी आप यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर उसको आप इसके अंदर डालते हैं तो एक या कलर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इसके बाद जब हमारा इसी को मान लीजिए ये हमारा 1 लीटर है, ठीक है। अब इसमें से एक और ले लेते हैं, कोई भी मतलब मान लीजिए आप गिलास ले लिए या फिर कोई भी पात्र, इसमें भी आपका ये वाटर लगा हुआ है, इसमें पानी डला हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा पानी डला हुआ है तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें से ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड है, ऐसे ही मान लीजिए थर्ड या फोर्थ, ऐसे भी कुछ हम लोग ले सकते हैं, 3-4 बीकर मान लीजिए ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये वाला जो हमारा पानी इसमें था, इसमें नीला डाले तो ये ज्यादा एकदम गहरा कलर हो गया। इसको हम हटा करके अगर बढ़िया तरीके से बनाए तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये भी मान लीजिए हमारा ये दूसरा हो गया, ठीक है। इसमें भी हमने पानी डाल लिया, इसमें भी हम पानी भर लिए हैं, इसमें भी हम पानी भर लिए हैं। ये तीनों में क्या हुआ है, मान लीजिए तीनों चारों में हमारा पानी भरा हुआ है। अब अगर देखें इसमें तो चारों के अंदर जो पानी भरा हुआ है, तो इसमें से अगर मान लीजिए 1 लीटर हमारा ये है, इसमें मान लीजिए कि हम 10 ग्राम नीला कलर डाल दिए हैं। अब नीला कलर इसमें डाले तो ये हमारा कुछ नीला कलर ही दिखाई देगा। इसमें से जब 10 ग्राम निकाल करके इसमें डाल देते हैं ये नीला कलर वाला ही पानी, तो ये कितना हो गया, ये मान लीजिए हमारा 900 ml है, मतलब कुछ भी है, जितना भी है, मान लीजिए 100 ml की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये 100 ml है और यहाँ पर ये 90 ml, यहाँ पर हम सिर्फ पानी लेते हैं, 90 ml में 10 ml मिला दिए तो ये भी हमारा कितना हो गया, 100 ml हो गया ये भी। और ऐसे भी ये भी हम 90 का लेते हैं, ये भी हम 90 का लेते हैं। तो इसमें जो हमारा नीला रंग है ये इसमें जाएगा तो थोड़ा सा रंग इसका भी नीला दिखाई देगा, ठीक है। फिर इसमें से भी 10% लेते हैं, यानी 10 मान लीजिए 10 ml अगर लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा नीला हो जाएगा, हल्का सा इसमें नीला जाएगा, क्योंकि इसका कुछ कण जो है कुछ जाएगा। फिर इसमें भी जाएगा तो इसमें भी कुछ नीला हो जाएगा। मतलब यहाँ ये ज्यादा गाढ़ा है, ये थोड़ा सा कम गाढ़ा जाएगा, ये भी थोड़ा सा कम गाढ़ा होता जाएगा, ये भी थोड़ा सा कम गाढ़ा होता जाएगा, इसके बाद कम, लास्ट में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिस पर हमारा जो पानी है वो, ये वाला जो पानी डाल रहे हैं तो ये वाला रंगीन खत्म हो जाएगा, यानी शुद्ध पानी ही हमारे पास बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कण अत्यंत सूक्ष्म है जो आपस में मिल जा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए अगले की ओर चले, तो अगला हमारा क्या है कि पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के कणों के हम लोग अभिलाक्षणिक गुण के बारे में अब देखते हैं। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण हमारा क्या है, तो पहला गुण हमारा दिया गया है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है हमारे कणों के बीच। तो हम इसको कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा क्या चीज होता है कि जैसे हम मान लीजिए पानी लेते हैं, ये हमारे गिलास में पानी है, ठीक है।
इसमें हम नींबू डाल लेते हैं। जैसे ही नींबू डालते हैं तो अगर इन कणों के बीच, अगर ये जो हमारा पानी है, अगर इसके बीच रिक्त स्थान नहीं होगा तो हमारा नींबू अलग दिखाई देना चाहिए। लेकिन नींबू जब हम नींबू को इसमें डालते हैं या निचोड़ते हैं जब नींबू को, तो इसमें जाकर के मिल जाता है। क्यों मिल गया? क्योंकि इनके बीच रिक्त स्थान है, तभी जाकर के ये मिल गया। अगर रिक्त स्थान न होता तो यहाँ पर ये न मिलता। ठीक है, तो रिक्त स्थान कहीं ना कहीं था उनके कणों के बीच में, इसलिए क्या हुआ कि ये जो हमारे पदार्थ हैं या नींबू जो है वो पानी के साथ मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके मध्य रिक्त स्थान रहता है। चलिए अब और देख लेते हैं क्या है कि रिक्त स्थान तो एक हो गया। अब दूसरा इसी में देखते हैं, रिक्त स्थान का आपको बता दिया कि नींबू के कण हो गया। और दूसरा देखें तो जैसे मान लीजिए और रिक्त स्थान का कैसे हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए जैसे हमारा कोई पानी है, ठीक है, अब पानी में जैसे कोई तैरता है तो वहां पर स्विमिंग पूल जो होती है या फिर जो आप नदी मान सकते हैं, अगर उस पानी के बीच में रिक्त स्थान न होता तो कोई भी आदमी वहां पर जब तैरता है, आप देखते होंगे कि मान लीजिए ये कोई आदमी है, ये पानी के अंदर तैर रहा है तो ये अपना हाथ चलाता है। रिक्त स्थान था तभी उसका हाथ आगे पीछे कर रहा है। अगर रिक्त स्थान न होता तो पानी के बीच में वो कैसे अपना हाथ कर पाता है? ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान कणों के बीच होता है, इसलिए ये दोनों क्रियाएं हो रही हैं। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो हमारे कण होते हैं वो क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि पदार्थ जो होता है उसके कण एक जगह नहीं स्थिर होते, वो निरंतर क्या होते हैं? गति करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें तो हम मान लीजिए घर में अगर कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है कि अगरबत्ती अगर जलाते हैं, अगर उस उनके बीच जो कण होता है उनकी अगर निरंतर गतिशीलता न होती तो एक ही जगह पर वो रह जाते। लेकिन जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं तो वो हमारे घर में सभी जगह पर उसकी सुगंध फैल जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो गति कर रहे हैं तभी तो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। अगर गति न करते तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो न जाते। ठीक है, और इसी कारण से क्या होता है कि पदार्थ जो होते हैं निरंतर गतिशील होने की वजह से उनमें गतिज ऊर्जा भी पाई जाती है, यानी वो गतिज ऊर्जा उनमें होती है। इसके लिए एक और उदाहरण जो है आपके किताब में जो दिया गया है वो क्या है कि अगर हम जैसे खाना जो हम बनाते हैं, मतलब घर में जो खाना बनता है, तो जब हमारा खाना गर्म रहता है तो वो कई मीटर दूर तक भी उसकी जो सुगंध होती है, ठीक है, वो सुगंध कई मीटर दूर तक भी पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि उनके उनमें जो विसरण होता है, विसरण का मतलब फैलने का जो होता है, यहाँ पर विसरण यानी उनमें फैलने का जो गुण होता है या फिर बहने का गुण जो होता है उनमें पाया जाता है। और बहने का गुण या फिर फैलने का गुण कब पाया जाएगा? जब उनके अंदर गतिशीलता होगी। गतिशीलता है इसका मतलब क्या है कि उनमें गतिज ऊर्जा पाई जा रही है। ठीक है, इसके बाद अगर बात कर लेते हैं तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर हमारा क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। ठीक है, यानी इनके अंदर आकर्षण की भी प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी एक दूसरे को ये क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। इसका उदाहरण जो आपके बुक में दिया गया है तो ये है कि जैसे अगर मान लीजिए हम पानी, ये हमारा नल की टोटी है, ठीक है, जो हमारी नल की टोटी है इससे हमारा पानी निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इस पर कभी कभी हाथ मारते हैं इसको काटने के लिए। लेकिन आप जब उसको काटते हैं तो देखते हैं कि हम उसको बढ़िया तरीके से बहुत कोशिश करते हैं कि वो कट जाए, लेकिन पानी कट नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनके जो कण होते हैं, पानी के जो कण हैं, उनके बीच क्या पाया जा रहा है? आकर्षण बल है। इसके वजह से वो हमारे हाथ के द्वारा नहीं कट पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण देख लेते हैं कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं से पहले हम लोग देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में मालूम रहेगा तभी हम देख पाएंगे कि पदार्थ की विभिन्न अवस्था के गुण देख पाएंगे। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सा होता है? तो एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। तो पदार्थ हमारी तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के अगर गुण के बारे में बात करें तो पदार्थ के अवस्थाओं के गुण हम अलग अलग तरीके से अगर देख सकते हैं। तो आकार के आधार पर हम लोग देखते हैं। इसके बाद किस आधार पर देखेंगे? आयतन के आधार पर देख लेते हैं। इसके बाद किस आधार पर देख लेते हैं? सीमाएं। इसके बाद हम लोग देखेंगे संपीड्यता।
इसके बाद हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा। भाई सबकी अलग अलग गतिज ऊर्जा होगी ना, जरूरी थोड़ी ना है कि सब में एक समान ही हर चीज हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे विसरण। तो ये इन सब जो गुण हैं, ये गुण हैं हमारे और ये हमारे पदार्थ हैं। तो इन सब गुणों के आधार पर देखेंगे कि किस पदार्थ में हमारा कौन सा गुण पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आकार के आधार पर हम देखते हैं। तो ठोस में, ठोस का हमारा आकार कैसा होता है? तो ठोस का आकार हमारा निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित। द्रव का आकार कैसा होता है? तो बोलेंगे कि द्रव का जो हमारा आकार होता है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अब देखिए, और गैस का कैसा आकार होता है? ये भी हमारा अनिश्चित होता है। अनिश्चित। अब बोलेंगे कि हमारी अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं आप हमको, ठोस और द्रव और गैस के बारे में बताए ही नहीं। तो मैं आपको पहले भी बताया कि हमारा ये वीडियो क्या है, वन शॉट है। इसका मतलब क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा इसमें जो आपका रिवीजन के हिसाब से ये वीडियो है, आप लोग क्योंकि ठोस के बारे में आपको भी मालूम होगा कि ठोस क्या होता है। ये मान लीजिए हमारा कोई भी पदार्थ है, इसके कण जो होते हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। गैस का अगर देख लेते हैं तो गैस के कण कुछ इस तरीके से होते हैं, सॉरी द्रव के। और गैस के अगर देख लेते हैं तो गैस के हमारे कुछ कण इस तरीके से होते हैं। इन्हीं के बेस पर हम लोग इसको देख रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद अगर देखेंगे आकार हो गया, फिर आते हैं आयतन की ओर। तो हमारा आयतन कैसा होता है? ठोस का आयतन होता है कि नहीं? भाई ठोस का आयतन के बारे में बात करें तो ठोस हमारा कैसा होता है उसका भी अगर देखते हैं। मान लीजिए अगर आप अगर ठोस के रूप में कोई भी चीज़ की अगर बात कर लेते हैं तो हमारा जैसे मान लीजिए एक ठोस का गोला ही है या फिर गेंद की अगर बात कर ले हम, तो ऐसा रहता है। तो इनका आयतन क्या है? निश्चित है, निश्चित ही रहता है। या फिर आप मान लीजिए कोई भी चीज़ लेते हैं जो कि ऐसा है, तो क्या इसका हमारा आयतन निश्चित है? हाँ, हमारा इसका आयतन निश्चित है। ठीक है, तो इसका हमारा आयतन कैसा होता है? ये भी हमारा निश्चित होता है। इसके बाद द्रव के बारे में बात करें, द्रव में हम पानी ले लेते हैं सबसे बढ़िया। तो क्या हमारे पानी का आयतन हमारा निश्चित होता है क्या? तो आप लोग बोलेंगे हाँ, इसका भी हमारा आयतन जो होता है, वॉल्यूम, वो भी निश्चित ही होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। इसके बाद गैस के बारे में बात करें तो गैस का क्या हमारा आयतन निश्चित होता है क्या? तो ये फिर बोलेंगे नहीं, ये अनिश्चित होता है, इसकी कोई निश्चित नहीं होता इसका आयतन। ठीक है, सीमाएं के बारे में बात करें तो हमारा जो ठोस होता है तो उसकी सीमा हमारी स्पष्ट होती है। भाई ठोस हमारा यही है, इसके बाहर ठोस नहीं है। लेकिन गैस का क्या होता है क्या? तो गैस की सीमा अस्पष्ट होती है, भाई वो फैल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सीमा कैसे होती है? स्पष्ट होती है, ये अस्पष्ट होती है, और ये भी हमारा अस्पष्ट होती है। संपीड्यता के बारे में बात करें तो संपीड्यता, संपीड्यता मतलब उनको क्या दबाया जा सकता है? तो ठोस को क्या दबा सकते हैं आप? ठोस में अगर जैसे गोले, एक गोला ले लीजिए और उसको आप दबाने का प्रयास करिए, देखिए आप कितना तक दबा सकते हैं। तो ठोस को एकदम नगण्य, ना के बराबर आप दबा पाएंगे। थोड़ा बहुत नहीं कर सकते कि आप दबा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं दबा पाएंगे। द्रव की अगर बात करें तो द्रव में जैसे एक मान लीजिए पाउच ले लीजिए, या फिर कोई भी अगर द्रव है मान लीजिए, तो उसको आप कितना दबाएंगे? जैसे पाउच वाला बाटल है, या फिर अगर बाटल है प्लास्टिक की, तो उसको आप दबाने का प्रयास करिए। अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो किसी भी चीज में अगर फुल, तो आप उसको भी करेंगे तो थोड़ा बहुत ही वो भी दबेगा। ठीक है, हम अगर द्रव के बारे में बात करें तो। लेकिन गैस के बारे में बात करें तो गैस हमारा दबता है कि नहीं? तो गैस हमारा थोड़ा सा अधिक दबेगा। ठीक है, ये हमारा दबता है, इनकी मतलब संपीड़ितता, इनको और अधिक दबाया जा सकता है। गैस को हम लोग तभी ना करते हैं कि जो हमारा एलपीजी होता है, एलपीजी को हम लोग दबा करके ये किसी भी पात्र के अंदर भर देते हैं। कैसे? जब इनका संपीड़ितता ज्यादा होगा तभी तो दबा करके भर दिए। जो हमारा जब इसके बारे में हम संपीड़ितता क्यों बोले? भाई एक बाटल है हमारा 1 लीटर का, तो इसमें हम द्रव कितना भरेंगे? जितना आएगा उतना ही ना भरेंगे। 1 लीटर का है तो 1 लीटर भरेंगे। ठोस का भी अगर कोई भी चीज आप डालेंगे एक बाटल में, तो उस पात्र में उतना ही आएगा ना। 1 किलो का अगर है तो 1 ही किलो आएगा उसमें, उसमें आप कहाँ से 5 किलो ला करके भर देंगे? ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन आप गैस को ज्यादा मात्रा में आप भर सकते हैं उसको संपीड़ित करके। ठीक है, चलिए अब गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो जो ठोस की गतिज ऊर्जा होती है, तो ठोस के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो लगभग न के बराबर होते हैं। थोड़ा बहुत नहीं कर सकते, नहीं तो उनमें जो गति होती है उनके कणों के बीच में नहीं होती है। लेकिन द्रव के कणों के बीच में होती है क्या? तो थोड़ा बहुत इनके कणों के बीच में
गति होती है, ये थोड़े से इनके कण गति करते हैं। और जो हम बात करते हैं गैस की, तो ये भी हमारा थोड़ा सा मध्यम होते हैं, मतलब थोड़ा सा गति करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन आप गैस के बारे में बात करें तो ये बहुत अधिक गति करते हैं, इनकी गति अधिकतम होती है। विसरण के बारे में बात करें तो विसरण का मतलब बताया आपको कि बहने का गुण होना चाहिए या फिर फैलने का। तो विसरण क्या होता है कि जो क्या ठोस को जैसा हम रख देते हैं क्या वैसे ही रहता है, तो कहेंगे हाँ वो वैसे ही रहता है। यानी क्या वो बहुत ज्यादा कहीं भी इधर उधर चला जाता है क्या, तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, जैसे आप अपना बुक है, बुक को आप कहीं रख देते हैं क्या बुक वहीं रह जाता है कि वो इधर उधर चला जाता है कहीं भी। ये नहीं कि आप हवा में कहीं रख दें, अगर एक नॉर्मल स्थान पर आप रखेंगे तो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो वो न के बराबर यानी नगण्य है, वो जैसे था वैसे ही रहेगा। द्रव के बारे में बात करें, अगर आप पानी कहीं पर करते हैं किसी भी पात्र पर या फिर कहीं भी, तो क्या करेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा। कितना जाएगा, जितना उसका सीमा होगा उतने तक जाएगा। लेकिन गैस का क्या होता है, अगर वही तो बात है कि अगर बत्ती आप जला दिए तो कहाँ तक चला गया, तो वो तो पता चला कि भैया यहाँ से 10 मीटर दूर चला गया। ठीक है, तो इसमें अधिकतम होता है, यानी इसमें विसरण की प्रवृत्ति अधिकतम पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण के बारे में, जो कि आपको ध्यान रखना है ये, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर आप समझ गए तो मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन जो आते हैं सबसे ज्यादा यही, क्योंकि इसका अंतर भी आपसे पूछ लिया जाता है और साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम को लेकर के अगर बात करें। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, गलनांक है और क्वथनांक है। ठीक है, और यहाँ ऊर्ध्वपातन। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, दाब परिवर्तन, वाष्पीकरण, इसमें एक टॉपिक यहाँ से थोड़ा सा हट गया है। उसमें पदार्थ की अवस्थाओं के गुण एक था यहाँ पर बीच में टॉपिक, आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा। वो था पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या है कि हमारी जो अवस्थाएं हैं वो तीन ही है, ठोस है, द्रव है और गैस है। तो यहाँ पर एक स्लाइड में ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं बना लेता हूँ, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या है कि जो हमारे पदार्थ होते हैं तो उनकी हमारी तीन अवस्थाएं हैं, यानी एक ठोस है, एक द्रव है और एक गैस है। इसका मतलब क्या हो गया कि पदार्थ जो होते हैं हमारे वो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर ठोस के बारे में हम बात करें तो ठोस में हम अगर लेते हैं, किसको ले लेते हैं, ठोस में हम जो कि सब में परिवर्तित हो जाए तो हमारा बर्फ होता है। ठीक है, द्रव में अगर बात करें तो इसी बर्फ को हम लोग अगर पिघला देंगे तो क्या बन जाएगा, पानी हो जाएगा। और इसी बर्फ को और ज्यादा गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाष्प के मतलब पानी को अगर गर्म कर देंगे तो ये वाष्प बन जाएगा। तो हम अगर ये पानी की पदार्थ की मतलब पानी का जो तीन अवस्था के बारे में बात करें तो ये हमारा पानी का तीन अवस्था है। एक क्या होता है जब ठोस में रहता है पानी, ठीक है, जो हमारा पानी है वो ठोस में अगर रहता है तो क्या होता है, बर्फ के रूप में है, द्रव में है तो पानी के रूप में है, और गैस है तो कैसा रहेगा, हमारा वाष्प के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तापमान परिवर्तन का, इसमें कुछ प्रभाव। दाब परिवर्तन, गलनांक, क्वथनांक और ऊर्ध्वपातन है। ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ पर लगा दूं, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि अगर तापमान ये हमारा परिवर्तन कैसे होता है, तो आपको भी मालूम होगा कि जब तापमान में परिवर्तन करेंगे तभी होता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो ठोस है, एक सेकंड, जो हमारा ठोस है यानी बर्फ है, बर्फ हमारा पानी में कब जाएगा, जब इसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, यानी तापमान को जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पिघल जाएगा। फिर और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाष्प के रूप में बदल जाएगा। तो इन सब का कैसे होता है, हमारा जो टेम्परेचर यानी तापमान को जैसे हम बढ़ाते घटाते हैं उसी के बेस पर होता है। जैसे हमारा वाष्प है तो वाष्प से हमारा पानी बना और पानी से हमारा क्या बन जाएगा,
बर्फ बन जाएगा। तो ये कैसे होगा, हमारा टेम्परेचर को कम करते जाते हैं, टेम्परेचर को कम करते जाते हैं, तो ये सब हमारी प्रक्रिया होती है। यानी अवस्था में परिवर्तन इस तरीके से होता है। मतलब मुख्य रूप से हम तापमान को कम ज्यादा करके अपना जो पदार्थ है उसकी अवस्था में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करते हुए हम लोग आगे देखते हैं गलनांक, क्वथनांक और ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। तो गलनांक क्या होता है, गलनांक, तो गलनांक क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव बन जाता है, गलनांक होता है। जैसे यहाँ पर हमने बात किया कि वह न्यूनतम या वह निम्न ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर इसका उदाहरण देखें हम लोग, तो गलनांक अगर हो रहा है यानी वह निम्न ताप जिस पर कोई भी ठोस हमारा द्रव में बदल रहा है, तो ठोस हमारा क्या है, ठोस हमारा वही जो हमने देखा अभी, बर्फ है। ठीक है, बर्फ है, इसका हमारा जो गलनांक यानी किस टेम्परेचर पर यह आपका द्रव में बदलेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या होता है, बर्फ होता है। या फिर अगर इसको हम केल्विन में करें तो 273 केल्विन, लगभग 273.15 होता है, लेकिन 273 मान लीजिए। ठीक है, तो अगर हमको इसको क्या करना है, इसको चेंज करना है, यानी गलनांक को, यानी किसी भी ठोस पदार्थ को हमको अगर द्रव में बदलना है तो क्या करना होगा, इसमें हमको थोड़ा सा ताप देना पड़ेगा। यानी वह निम्न ताप, यानी थोड़ा सा तो हमको ताप देना पड़ रहा है ना, यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा तापमान बढ़ाएंगे, लेकिन वह तापमान जिस पर हमारा जो बर्फ है वो पिघलने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब जैसे ही हम इस बर्फ में थोड़ा सा तापमान करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये हमारा द्रव में बदल जाएगा। तो यही हमारा होता है गलनांक। ठीक है, जिस ताप पर हमारा कोई भी ठोस पदार्थ पिघलने लगता है, कोई भी ठोस पदार्थ, यानी सबका अलग अलग होता है। यानी हम अगर पानी की बात करें अलग होता है, लोहे की बात करें तो अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो जिस पर हमारा जो ठोस होता है उस वो पिघलना प्रारंभ कर देता है, यानी पिघलता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा गलनांक कहलाता है। यानी उसको गलाना, जैसे हम लोहे को बोलते हैं ना, लोहा को हम गला दिए, गोल्ड को हम गला दिए, तो क्या वो टेम्परेचर क्या है जिस पर उगल रहा है, तो उसका वह गलनांक कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं गलनांक के बाद इसी में एक है जो गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का मतलब है कि जो वायुमंडलीय ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी अगर जो ठोस है उसको हम लोग पिघलाने के लिए जितनी भी उष्मा की या फिर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं। गुप्त उष्मा क्या होती है कि गुप्त उष्मा जो भी होगी, हमारा जो ठोस है उसको द्रव में बदलने के लिए या फिर पिघलाने के लिए जितनी भी उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग गुप्त उष्मा बोलते हैं। गुप्त उष्मा के बाद में के बाद हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्वथनांक को देख लेते हैं। क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक होता है वह तापमान या वह हमारा निम्न तापमान जिस पर हमारा कोई भी द्रव उबलने लगता है। ठीक है, यानी हमारा जो द्रव उबलने पर, जिस तापमान पर हमारा कोई भी द्रव उबलने लगता है उसको हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, यानी द्रव का उबलना ही हमारा निम्न ताप, जो जिस ताप पर हमारा द्रव उबलने लगता है उसी को हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। तो जैसे सब चीज का अलग अलग क्वथनांक होता है, क्योंकि किस टेम्परेचर पर क्या उबल रहा है तो उसी के बेस पर होता है। जैसे जल की अगर बात करें तो जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और गलनांक के बारे में बात करें तो बर्फ का जो हमारा गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 0 डिग्री के जैसे ही आप 1 डिग्री 2 डिग्री पर जाएंगे तो बर्फ से हमारा क्या हो जाएगा, वो द्रव में बदलने लगेगा। ठीक है, अब क्वथनांक हम लोगों ने देख लिया, तो क्वथनांक में ही हमारा आता है वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या होता है, द्रव जब उबलेगा तो क्या बनेगा, अवाष्प के रूप में निकलेगा। तो जब हमारा क्वथनांक मतलब कोई भी द्रव उबलता है, उबलने के बाद हमारा वाष्प बनता है, तो वहां पर हमारा होता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जैसे यहाँ पर हमने गुप्त ऊष्मा पढ़ा था संगलन की, यानी आपका कह सकते हैं गलनांक का गुप्त ऊष्मा, गलनांक की गुप्त ऊष्मा, उसके बाद आता है वाष्पीकरण यानी क्वथनांक की गुप्त ऊष्मा। क्योंकि कोई भी द्रव जब उबलेगा तो क्या होगा, वो जा करके लास्ट में क्या बनेगा, गैस, मतलब आपके कह सकते हैं कि वाष्प के रूप में ही चेंज होगा हमारा द्रव अगर उबलता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें भी वही चीज होता है कि जो द्रव होता है उसको जो क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मा या फिर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी क्वथनांक मतलब कोई भी अगर हमारा द्रव है उसको वाष्प में बदलने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब अगर इसका हम लोग देखें या फिर प्रक्रिया को समझें तो कुछ इस पेज में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है, हमारा प्रक्रिया कैसे हमारा काम करता है। जैसे हमारा ये मान लीजिए ठोस है, कोई भी ठोस अवस्था में कोई भी पदार्थ है, इसके बाद ये चेंज होगा द्रव में, इसके बाद एक गैस में। तो क्या हमारा यही प्रक्रिया होती है, या फिर ए इसमें चेंज होगा, ए इसमें चेंज होगा, ए इसमें चेंज होगा, ए इसमें चेंज होगा। तो इस प्रक्रिया को क्या हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कहते हैं हम लोग कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, तापमान, यहाँ पर तापमान। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर, यहाँ पर कूल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा कूल किए फिर थोड़ा सा ज्यादा कूल कर दिए, यानी कहते हैं ना हमारा फ्रीजर जो होता है, फ्रीजर में भाई रख दो तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा और फ्रीजर में हमारे बर्फ बन जाता है। कैसे बर्फ बन जाता है, जब उसको हम लोग ठंडा करते हैं यानी शीतलन करते हैं। शीतलन, शीतलन अगर कोई भी गैस है उसको ठंडा करेंगे तो वो द्रव में बनेगा, और कोई भी द्रव है जैसे हम पानी रख देते हैं फ्रिज में तो हमारा क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। ठोस है, बर्फ है हमारा, उसको हम जैसे ही फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो बाहर का वातावरण जो है फ्रिज के वातावरण से अलग पाया गया, क्योंकि बाहर हमारा टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है फ्रिज के टेम्परेचर के हिसाब से। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, ये हमारा द्रव में बदल गया। और वही द्रव को हम जब उबालने लगे तो हमारा क्या हो गया, वो गैस में बन करके उड़ गया, यानी गैस मतलब वाष्प के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर वो वाष्प बनने लगा। ठीक है, और वही वाष्प क्या किया, उसी वाष्प को जब हम लोग ठंडा किए तो हमारा द्रव में बन गया, और द्रव फिर हमारा, तो ये प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी में हमारा तीसरा था ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ठोस, यहाँ पर हमने क्या देखा, ठोस से द्रव में बदला फिर गैस में। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अगर ठोस है तो वो द्रव में नहीं बदलेगा, ये द्रव में नहीं बदलेगा, क्या करेगा, ठोस से सीधे गैस में बदल जा रहा है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होता है। जैसे अगर उदाहरण के लिए देखें कि भाई हमारा क्या होता है, तो आप लोग अपने घर में कभी न कभी देखे होंगे कपूर होता है। और एक उदाहरण देखें तो भाई और क्या उदाहरण हो सकता है, हम लोग यहाँ पर एक अगरबत्ती को भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगरबत्ती हमारा जो होता है वो ठोस में ही रहता है। ठीक है, और अगरबत्ती हमारा ठोस है, उसको भी हम जब जलाते हैं तो क्या होता है, वो गैस में चेंज हो जाता है। तो आखिर क्यों होता है, तो वो ऊर्ध्वपातन की वजह से ही होता है। ठीक है, उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, उस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना, तो ये हम समझ लिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है। कोई भी जो हमारा पदार्थ है वो जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो द्रव में नहीं बदलता, द्रव में बदलने की अपेक्षा वो गैस में ही बदल जाता है, मतलब सीधे गैस में बदल जाता है, द्रव में बदलकर फिर गैस में नहीं आता। ठीक है, ठोस कोई भी अगर डायरेक्ट गैस में बदल रहा है तो वहां पर ऊर्ध्वपातन होगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है दाब परिवर्तन पर प्रभाव। दाब परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं।
तो हम क्या करते हैं, जबकि तापमान घटाते हैं किसी भी चीज में, जैसे अगर इसका हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि जब दाब परिवर्तन अगर करते हैं, यहाँ पर ऊपर तो हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात कर लिए, यहाँ पर ताप परिवर्तन हुआ था, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन हमारे टेम्परेचर के आधार पर सब कुछ हो रहा था भाई, ताप कम किए, ताप कम किए। अगर दाब कम करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई गैस है, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं कि तापमान तो हम लोग घटा बढ़ा रहे हैं, लेकिन यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। संपीड़ित का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि संपीड़ित का मतलब उस पर हम दबाव डाल रहे हैं, मतलब उसको दबा रहे हैं और ज्यादा। कोई भी गैस है, ठीक है, उसको हम तापमान कम कर दिए, टेम्परेचर उसका कम कर दिए, गैस का हम लोग टेम्परेचर कम कर दिए। और इस जो गैस को है वो किस में डाल रहे हैं, एक सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर मान लीजिए है हमारा कुछ इस तरीके से, इस सिलेंडर में हम क्या कर रहे हैं, इस गैस को डाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिए, टेम्परेचर हम कम कर दिए, लो टेम्परेचर पर इसमें गैस डाल रहे हैं, तो गैस तो हमारा चला गया, ठीक है। तो आगे क्या होगा कि इसको गैस तो हमारा ये भरा रहेगा क्योंकि टेम्परेचर तो हमने कम किया, लेकिन और इसमें प्रेशर भी लगा दिए, प्रेशर ज्यादा कर दिए, इसमें ज्यादा प्रेशर के साथ इसको डालने, इसी गैस को डालते टाइम पर ज्यादा प्रेशर के साथ किए और ये हमारा टेम्परेचर इसमें कम कर दिए, ठंडा कर दिए। जब ठंडा कर देंगे तो यहाँ पर हमारी जो गैस है ना वो ज्यादा मात्रा में भरेगी, ठीक है ना। और इनके जब कणों के बीच में क्या हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगा। जब कणों के बीच में दूरी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब कण हमारे कुछ पास पास आ जाएंगे तो ये इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो गैस है वो द्रव में बदल जाएगी। अभी हमने देखा ना यहाँ पर कि जो हमारे क्या कहते हैं गैस है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कब हो जाती है, जब हम लोग टेम्परेचर कम करते हैं, प्रेशर हाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये द्रव में चेंज हो गया, द्रव में ये जाकर के क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। और इसके लिए एक अगर और उदाहरण देखें तो हमारा एक होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, दाब की अगर हम लोग बढ़ाते हैं और तापमान को अगर घटा देते हैं तो क्या होता है, गैस द्रव में बदल जाती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारा ये जो गैस था ये यहाँ पर आकर के द्रव में बदल गई। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटीएम हो, ठीक है, जो हमारा वायुमंडल दाब होता है उसका अगर माप हमारा 1 एटीएम होता है, तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे गैस की, लेकिन अगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना ही, जब हमारे वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल का जो हमारा तापमान जब होता है 1 एटीएम होता है, ठीक है। ये हमारे जो वायुमंडल का माप जो होता है 1 एटीएम होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक जो होता है, ठीक है। तो 1 एटीएम अगर हो गया हमारा वायुमंडल का दाब, तो उस स्थिति में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बिना द्रव में बदले हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। और यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ये हमारा दाब परिवर्तन हो गया। दाब परिवर्तन के बाद हम लोग आ जाते हैं वाष्पीकरण के बारे में। वाष्पीकरण क्या होता है, तो यह एक सतह वाली प्रक्रिया है। सतह की प्रक्रिया मतलब हम लोग की जमीन पर होती है, जो हम लोग जैसे जैसे हम लोग जहाँ पर चलते हैं, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि द्रव पदार्थों में सतह के कण जो होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए पोछा ओछा लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि तो हमारे घर में जो द्रव है यानी जो पानी गिरा रहता है वो वाष्प बन करके उड़ जाता है, तो वही वाष्पीकरण है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में जो बदलने लगती है, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर तो है और उसी टेम्परेचर पर वो क्या करती है, वो वाष्प के रूप में बन करके उड़ जाती है और वहीं पर हो जाता है हमारा वाष्पीकरण। वही हमारा वाष्पीकरण का एक अच्छा आपको समझने के लिए है। तो क्या होता है, सतह पर उपस्थित जो कण होते हैं उनमें उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों को आकर्षित बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण वे वाष्प में बदल जाते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें तो हमारा जो घर में मान लीजिए अगर ये हमारा घर का एरिया है, अगर इसी पर हम लोग पानी ऐसे पोछा लगा दिए, पोछा लगाने के बाद क्या होता है कि वहां पर जो हमारा टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा अगर जैसे ज़्यादा ही घर का टेम्परेचर है तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो टेम्परेचर रहेगा रूम का, तो जो रूम का टेम्परेचर रहेगा उसी पर ये क्या करेगा, ये वाष्प बन करके उड़ने लगेगा, धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर हमारा जो है वो पानी खत्म हो जाता है सतह पर से। तो इस सतह की प्रक्रिया है वाष्पीकरण।
अब वाष्पीकरण के बाद आ जाते हैं, तो वाष्पीकरण को कुछ प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो वाष्पीकरण को कुछ प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करें तो क्या होता है, तो आर्द्रता होती है। आर्द्रता क्या होती है, वायु में विद्यमान अगर जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता जैसे हम लोग देखें तो कह सकते हैं इसको नमी। ठीक है, जब हमारे वायु में उपस्थित हो जाती है, वायु में जल की मात्रा हो जाती है, वायु में, वायु तो ये है, साथ में उसमें जल अगर मिल जाता है तो उसी को हम लोग नमी बोलते हैं। कहते हैं ना कि भाई बाहर मत जाना, वहाँ नमी है। या फिर अगर आप देखते हैं कि बरसात के समय में हमारी जो वायु होती है उसमें क्या होता है, नमी रहती है, तो उसे ही आर्द्रता बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जब वायु में आर्द्रता अधिक होगी, ठीक है, जब हमारा एयर जो है, एयर में आपका आर्द्रता ज्यादा होगी, अगर वायु में आर्द्रता ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर कम होगी कि ज्यादा होगी, तो यहाँ पर वाष्पीकरण का जो हमारा दर होगा, वाष्पीकरण का जो दर होगा ये कम होगा। क्यों, क्योंकि बाहर ऑलरेडी वहां पर आर्द्रता है, यानी खुद वहां पर वाष्प है बाहर, हमारा वायु के साथ मिल करके जो जल हमारा है, वायु के साथ जल है, मतलब वाष्प के रूप में ही है आर्द्रता। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि जब बाहर खुद आर्द्रता ज्यादा है तो वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, क्या भाप बन पाएगा, नहीं, वहां पर नहीं बन पाता। ठीक है, तो वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होगी या फिर बहुत ज्यादा धीरे होगी। ठीक है, इसके बाद अगर देख लेते हैं तो एक सतही क्षेत्रफल होता है। सतही का क्षेत्रफल, अगर सतह का क्षेत्रफल हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वाष्पीकरण का दर बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पर वाष्पीकरण का अगर हम लोग सतह भाई फैला देंगे तो सतह का क्षेत्रफल अगर जैसे ही बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक ना, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसका अगर उदाहरण हम लोग देखें तो जैसे क्या होता है कि जैसे हम लोग मान लीजिए खाना खाते हैं, ये हमारा प्लेट हो गया और इसमें हम लोग खाना रख दिए, गर्म खाना, तो इसमें हमारा इतना ही बड़ा है, और इसी के स्थान पर एक हम लोग दूसरा प्लेट मान लीजिए इतना बड़ा ले लिए, उसे उसमें यही खाना ऐसे फैला दिए। तो क्या होता है कि वाष्प की वजह से तो धीरे धीरे जो इसके वाष्प बन रहा था इसमें, तो वो अब जल्दी जल्दी इधर इतने इनके पास पर्याप्त जगह हो गया, सतह भाई फैल गई इनकी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा जल्दी से आप देखते हैं तो वाष्पीकरण के कारण ये ठंडा हो जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं तो तापमान में वृद्धि। अगर किसी तापमान में वृद्धि अगर करते हैं, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, तापमान में अगर वृद्धि करते हैं तो वाष्पीकरण में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे अगर पानी है, उसके तापमान को हम लोग अगर बढ़ाते हैं तो जल्दी से वो भाप बन करके उड़ने लगता है। कहीं का भी अगर देखेंगे तो अगर वहां पर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो भाप बन करके जल्दी से उड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं वायु की गति के बारे में है। ठीक है, वायु की गति के बारे में है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर वायु की गति बढ़ रही है, ठीक है, तो वाष्पीकरण की भी दर बढ़ेगी। यहाँ पर वाष्पीकरण की भी दर बढ़ती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कई बार होता है कि धूप नहीं निकला रहता है लेकिन वायु चलती रहती है तो हमारे कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। ठीक है, तो क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि वहां पर वायु हवा चल रहा है, हवा चलने की वजह से हमारे वाष्पीकरण की दर बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये सब अगर देखें इसमें तो ये हमारे कपड़े सुखाने से ही संबंधित है पूरे, अगर देखें अगर एक एक, एक को भी, क्योंकि हम अगर कपड़ा मान लीजिए बाहर रखे हुए हैं और वहां पर नमी है बाहर, तो हमारा क्या होता है, बरसात के टाइम पर आप देखते हैं कपड़ा हमारा जल्दी नहीं सूखता। क्यों, क्योंकि वहां पर जो हमारा वायुमंडल है उसमें क्या होती है, आर्द्रता होती है। जब आर्द्रता रहेगी तो क्या हमारा कपड़ा सूख पाएगा, नहीं सूख पाएगा, क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया वहां पर नहीं हो रही है। दूसरा, अगर सतही क्षेत्रफल को अगर देख ले, मान लीजिए अगर आप कपड़ा है, ये हमारा कपड़ा है, अगर इसको हम क्या किए, ऐसे ही फैला करके ही बगरा दिए, या फिर ऐसे फैला करके ही हम लोग क्या कर दिए कि छत पर रख दिए मान लीजिए। ठीक है, तो क्या है, जल्दी से सूखेगा, सूखेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी मान लीजिए जैसे चादर ही है आपकी, तो चादर को आप ऐसे फैला करके रख दिए पूरा, इसको ऐसे फोल्ड करके नहीं रखे हैं, फोल्ड करके रखेंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर फैला कर दिए तो ज़्यादा जल्दी से ये क्या करेगा, वाष्प बन जाएगा। वाष्पीकरण की वजह से ज़्यादा वाष्पीकरण होगा तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी से सूख जाएगा। तापमान में वृद्धि करके क्योंकि आप देखते हैं गर्मी के टाइम में 10 मिनट में आप लोग अगर कपड़े रख दे रहे हैं धूप में तो जल्दी से वो सूख जाता है, वहां पर भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। इसके बाद अगर वही देखते हैं वायु की गति के कारण,
तो भाई जब हमारी वायु बहुत तेज से चलती है तो क्या होता है, हमारे कपड़े सूख जाते हैं जल्दी। तो ये हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, जो कि आसान भाषा में समझने के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं। तो आगे और हमारा ये लास्ट पॉइंट है शुष्क बर्फ के बारे में, जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा अभी पहले यहाँ पर पढ़ा हुआ था कि शुष्क बर्फ क्या होता है। तो शुष्क बर्फ का आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि परिभाषा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि जब वायुमंडलीय दाब का मान जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटीएम होता है, ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटीएम हो, तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आने से पहले, ठीक ना, इसमें नहीं आती, द्रव अवस्था में नहीं आती, वो सीधे किस में चली जाती है, वो सीधे अगर गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है और शुष्क बर्फ बोलते हैं, यानी यही प्रक्रिया हमारी शुष्क बर्फ कहलाती है। तो यही कारण है कि हमारा जो बर्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम लोग शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, यानी शुष्क बर्फ हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो द्रव में नहीं बदला, वो डायरेक्ट गैस में बदल गया, तो एक क्या हो गया हमारा ठोस, यानी शुष्क बर्फ इसको बोलते हैं हम लोग, शुष्क बर्फ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो द्रव में नहीं बदला, वो हमारा डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया। तो ये रहा हमारा पूरा पार्ट। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। ये हमारा पहला वीडियो था इसलिए थोड़ा सा इसमें हेजिटेशन था, लेकिन हमने ट्राई किया कि हो सके जितना सही से सही बताया जा सके आपको। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार किया जाना है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें अगले वीडियो में कुछ सुधार किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।